नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 के डेफिनेशंस पार्ट को कवर करने वाले हैं और हर बार की तरह आज के भी इस सेशन का PDF आपको लॉकुल के डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा और आज के सेशन से जुड़ा कोई सवाल हो या किसी अन्य टॉपिक पर जो कि आपके एग्जाम के सिलेबस का हिस्सा है, तो उससे संबंधित आप मुझसे सवाल डायरेक्टली व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो देखिए, जनरल आपने देखा होगा कि जो भी हमारा डेफिनेशन पार्ट होता है वह सेक्शन 2 के तहत कवर होता है। तो यह जो मैंने सीक्वेंस में लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, यह सब आपके सब सेक्शन है। और सेक्शन क्या है? तो सेक्शन है आपका सेक्शन 2 है। और सेक्शन 2 का ये सब सेक्शन हो गया, सब सेक्शन 2 हो गया, सब सेक्शन 3 हो गया, इस तरीके से है। ठीक है, तो ऐसे आप चीजों को समझेंगे यहां पर। चलिए, तो यहां पर आपका हो गया, यह सारे जितने भी डेफिनेशन है ये आपके सेक्शन 2 के तहत है। तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन क्या कहता है? एक्ट, यह बात करता है एक्ट की। तो एक्ट है क्या? तो एक्ट एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स, ध्यान से देखिएगा, एक्ट एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स इज अ सिंगल एक्ट। या तो कोई एक एक्ट किया गया हो या फिर उस एक्ट के साथ कई सारे एक्ट किए गए हों, सीरीज ऑफ एक्ट किए गए हों, वह भी एक सिंगल एक्ट की कैटेगरी में आएगा। अगर सिंगल एक्ट की बात करें तो उसमें अंडरस्टूड है कि सीरीज ऑफ एक्ट भी शामिल होगा, उसे एक्ट्स नहीं कह के हम एक्ट ही कहेंगे। अभी मैं आपको फिर समझाता हूं। डेफिनेशन का स्कोप देखिए, act does not mean only a particular or specific action। एक्ट का मतलब कोई सिर्फ सिंगल या पर्टिकुलर एक्ट नहीं होता है। इसका मतलब है कि सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स की यहां बात हो रही है ना। एक सीरीज ऑफ एक्ट की बात हो रही है। एक एक्ट हुआ, उसके बाद दूसरा एक्ट हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, है ना। और अगर इसके लीगल एप्लीकेशन की बात करूं मैं, तो अ सीरीज ऑफ एक्ट्स व्हेन कंबाइंड, जब सीरीज ऑफ एक्ट्स होते हैं ना, एक पार्ट में, दो पार्ट में, तीन पार्ट में, चार पार्ट में, उसको जब हम कंबाइन करते हैं तो इट इज लीगली डीम्ड अ सिंगल कंटिन्यूअस एक्ट। कैसे, वह मैं बताता हूं। एक्स है, ठीक है, एक्स क्या किया, पहले घर के अंदर उसकी एंट्री होती है तो उसका एक सिंगल एक्ट ये हो गया। फिर दूसरे एक्ट में क्या करता है वह घर में जो सामान होता है उसकी वह चोरी करता है, तो यहाँ पर थेफ्ट हो गया। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे क्या करता है वह, चोरी करते वक्त क्या होता है, उसकी आवाज किसी को सुनाई देती, आहट सुनाई देता है कि अरे घर में कोई चोर तो नहीं आ गया। तो घर का कोई भी व्यक्ति उस घर में रह रहा है, उसको आवाज सुनाई देता है तो वह उठता है। तो जैसे ही वह एक्स है उस व्यक्ति को देखता है, घर के सदस्य को देखता है, तो वह क्या करता है, उसके ऊपर हमला करता है। तो यह चौथा एक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करता है वो, वहां से जो भी सामान चोरी करता है उसके साथ वो भागता है। तो रास्ते में उसे पुलिस की जो गश्ती टीम होती है जो रात में, ठीक है, उस वो वहां पर मिलती है। तो वो पुलिस के द्वारा जब उसे रोका जाता है, संदिग्ध व्यक्ति लगता है, उसको रोका जाता है, तो वह पुलिस की गश्ती टीम पर भी क्या करता है, वो व्यक्ति हमला करता है। तो यहां पर देख रहे कितने एक्ट हो गए यहाँ पे, ये सब सीरीज ऑफ एक्ट है, 1 2 3 4 5। और यह क्या है, कंटिन्यूटी में चल रहा है। ठीक है, यह क्या है, कंटिन्यूअस एक्ट है। यह क्या है आपका, कंटिन्यूअस एक्ट है। आपका क्या है, कंटिन्यूअस एक्ट है, जो कि यहां पर मैंने लिखा है ना, कंटिन्यूअस एक्ट सीक्वेंस में चल रहा है। तो यह क्या कहलाएगा आपका, यह आपका सिंगल एक्ट कहलाएगा। और यही एक्ट का डेफिनेशन बता रहा है आपको। अब समझ में आ गया। एक्ट एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट। Act does not mean only a particular act or a specific action, but a sequence of act. A series of acts, when combined, is legally deemed a single and continuous act. ऐसे पढ़िएगा तो चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाली है आपको।
चलिए, अब सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 में है आपका एनिमल। ठीक है, अब एनिमल का मतलब बहुत ही जनरल सा डेफिनेशन है यहाँ पर। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर, एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। इस एनिमल के अंदर कोई ह्यूमन बीइंग शामिल नहीं होगा, यह ह्यूमन बीइंग शामिल नहीं होगा। तो फिर एनिमल में शामिल क्या होगा? तो एनी लिविंग क्रिएचर। ठीक है, कोई भी बड़ा से बड़ा जानवर या कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा भी है तो वह लिविंग क्रिएचर की कैटेगरी में आ गया, तो वह भी एनिमल होगा इस डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद बात होती है यहाँ पर सबसेक्शन 3 में चाइल्ड की। तो चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। यहां पर मेल फीमेल या किसी और जेंडर की बात नहीं हो रही है। वह सभी जिनकी उम्र 18 साल से है, चाहे वह मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, अगर 18 वर्ष से कम उम्र है तो वह चाइल्ड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब आपका सबसेक्शन 4 कहता है काउंटरफिट के बारे में। बड़ा ही स्पष्ट है, इसमें ध्यान से देखिएगा, चीजें समझ में आएंगी। काउंटरफिट को लेकर बच्चे अक्सर कहते हैं सर ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ नहीं है, ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है ना, नकली प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जैसे ये ले लीजिए आप, ये मान लीजिए, इसको मान लीजिए मेरा ये हैंडसेट आईफोन है। ठीक है, ऐसे आईफोन है नहीं, ये मान लीजिए, इसको प्रिज्यूम कीजिए आईफोन है। अब क्या किया, ये मान लीजिए ओरिजिनल प्रोडक्ट है, हूबहू एक नकली प्रोडक्ट इसका बना दिया। यही काउंटरफिट होता है, और क्या? कुछ भी नकली फेक बनाना, है ना, यही कहलाता है काउंटरफिट। काउंटरफिट शब्द का इस्तेमाल जनरली यहाँ पर क्या है, लीगल सेंस में ले तो पैसे के मामले में। ये 100 रुपए का नोट है, अब नकली नोट इधर मार्केट में आप देखते हैं, लोग उसको चेक करते हैं, पूरा आगे पीछे देखते हैं, है ना, करके रोशनी में देखते हैं नोट असली है या नहीं है। तो यही काउंटरफिट होता है। तो नकली नोट का बनना यही काउंटरफिट हुआ। डेफिनेशन क्या कहता है? अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। बिल्कुल एक ओरिजिनल चीज है, उसी के जैसा हूबहू क्या करता है, या उसके जैसा लगभग, हूबहू नहीं तो लगभग उस जैसा ही क्या करता है, एक दूसरी चीज वहां पर वह बनाता है। ठीक है, जब बनाया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, और उसका पर्पस क्या है, इंटेंडिंग बाय मींस ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, धोखा के लिए, धोखाधड़ी के लिए बनाया जाता है। भाई नकली नोट आपने दिया तो धोखाधड़ी कर रहे हैं ना, आप चीट कर रहे हैं ना। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस, या फिर आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं उससे क्या होगा, किसी के साथ धोखा हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन में फिर समझ लेते हैं। It is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact. नकली वस्तु अगर बनाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी नकली वस्तु अगर बनाया जाता है तो ये आवश्यक नहीं, काउंटरफिटिंग के मामले में ये आवश्यक नहीं कि हूबहू एज इट इज वैसा। नकली तो नकली होता है सर, चाहे पनीर ही नकली क्यों ना बने, है ना। तो नकली घी नकली बन रहा है, सब आज के डेट में शुद्ध या असली चीज आपको मिल कहाँ रहा है, उसी की बात हो रही है। तो नोट भी नकली बन रहा है ना, नोट भी नकली तैयार किया जा रहा है। तो अगर नकली कोई चीज बनाया जाता है नकल करके एज इट इज, तो नकली वस्तु बनाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल हूबहू सेम वैसा ही लगे, लगभग वैसा भी अगर होता है तब भी वह क्या होगा, काउंटरफिट की कैटेगरी में शामिल होगा, उसे माना जाएगा कि यह काउंटरफिटिंग किया गया है, ये ऑफेंस जो अपराध हुआ है। फिर एक्सप्लेनेशन 2 देखते हैं, उसमें भी यही बात कह रहा है कि थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़कर, when a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, भाई किसी के द्वारा कुछ ऐसा कोई नकली वस्तु बनाया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि कोई व्यक्ति क्या होगा, उसको धोखा हो सकता है, उसको ओरिजिनल सामान जो है समझ सकता है। तो इट शैल बी प्रिज्यूम्ड until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble to other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। देखिए क्या होता है बताता हूं मैं, सरल भाषा में समझिए, यह तो कानून ने बता दिया एक्सप्लेनेशन टू में। क्या होता है, जैसे एक्स है, एक्स ने क्या किया, कोई नकली नोट उसने बनाया, 100 का नकली नोट बनाया। अब उसने क्या किया, मार्केट में इसको फैला दिया वो।
अब गलती से वाई है बेचारा, सीधा साधा व्यक्ति है, उसके पास वह नोट आ जाता है, कैसे आता है उसे खुद को नहीं पता है, और नोट का क्या होता है, वो बंडल ही उसको मिल जाता है कहीं से। अब वो क्या है, उसको नहीं पता, व्यापार के क्रम में कहीं से भी उसके साथ गलत हुआ, धोखाधड़ी हुआ, उसको इतना पता नहीं था, अज्ञानतावश वह पूरा उसके पास पैसा कैश आ जाता है, एक अमाउंट आ जाता है। अब क्या होता है कि भले उससे गलती से उसके पास वो कैश का बंडल आ गया हो, नोट का, लेकिन यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति भी क्या है, काउंटरफिट के अपराध में वह शामिल है, माना जाएगा। लेकिन यहीं पर ये अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, तो जो कॉन्ट्रेरी प्रूफ की बात है, अगर वह इस बात को साबित करता है कि साहब यह मैंने ही नकली नोट नहीं बनाया है, ना मैं किसी ऐसे सिंडिकेट में या किसी ऐसे गिरोह का सदस्य हूँ, यह मुझे कहाँ से मिला मुझे खुद नहीं पता। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन के क्रम में रहते हैं, ठीक, व्यापार के क्रम में आपको पैसा का लेन देन हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, पता नहीं चल पाता है कि कहाँ से इस चीज़ हो गया। तो वहाँ पर वो अगर वो अपना प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करता है तो फिर ये एक्सेप्शन या लागू होता है, नहीं तो यही माना जाएगा कि भाई वो व्यक्ति भी इस तरह की गतिविधि में शामिल है। देखिए कानून जो होता है ना, वहाँ हेयर डिफरेंस होता है, तो एक एक चीज को पकड़िए यहाँ पे, अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव। बाकी तो जनरल बात लिखा हुआ है कि भाई जिस व्यक्ति के पास इस तरह की चीजें मिलेंगी जो धोखाधड़ी से तैयार की गई है, नकली वस्तु है, माना जाएगा कि भाई वो काउंटरफिट की एक्टिविटी में शामिल है। लेकिन यही जो खेल है यहाँ पर, अनटिल द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव, वही है कि भाई अगर उसको जस्टिफाई कर देता है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं, तो फिर वहां पर उसके अगेंस्ट कोई भी यह परसेप्शन नहीं माना जाएगा कि भाई वो काउंटरफिट में शामिल है। लेकिन जनरल परसेप्शन यही होगा कि अगर किसी के पास इस तरह की कोई नकली वस्तु मिलती है, कोई ऐसा संदिग्ध सामान मिलता है, तो वहां पर यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति भी इस काउंटरफिट में शामिल है। कोर्ट की बात करते हैं, सबसेक्शन 5, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 5, कोर्ट मींस अ जज। कोर्ट का मतलब जनरली आप लोग क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कानून में क्या डेफिनेशन है उसको पहले समझिए। कोर्ट मींस अ जज हु इज इंपावर्ड बाय लॉ। कौन जज किनको कहा जाएगा, जिन्हें कि कानून के द्वारा क्या किया गया, इंपावर्ड, यानी यह शक्तियां दी गई हैं। किस बात की शक्तियां दी गई है, टू एक्ट जुडिशियली अलोन। जुडिशियली अलोन का मतलब क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, ठीक है, या कोई भी जुडिशरी का फंक्शन जो जुडिशियल फ्रेटर्निटी से हैं, और उनके द्वारा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन किया जा रहा है, तब वहां पर वह कोर्ट उनके द्वारा किया गया जो एक्ट होगा, जो फंक्शन होगा, या जिस ऑफिस के माध्यम से वह ये सारी चीजें कर रहे हैं, वह कोर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, कोर्ट की डेफिनेशन में वह कवर नहीं होगा। कोर्ट की डेफिनेशन में कवर होने के लिए आप लॉ के द्वारा आप अधिकृत होंगे। किस बात के लिए अधिकृत होंगे आप, टू एक्ट जुडिशियली अलोन, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव, इसलिए अलोन का इस्तेमाल किया गया। एक एक शब्द को पकड़िए, और अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज इंपावर्ड बाय लॉ, या तो एक सिंगल जज हो या फिर बॉडी ऑफ जजेस यानी ग्रुप ऑफ जजेस, एक से ज्यादा, विच इज इंपावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी। जजेस के बेंच होती है हमारे, तो वो भी इसमें कोर्ट जहां वो बैठते हैं वो भी कोर्ट की कैटेगरी में आएगा। व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली, ठीक है, जुडिशियल कैपेसिटी में अगर वह काम करते हैं तभी यह कोर्ट की डेफिनेशन में कवर होंगे। ऐसे लोग जो जुडिशियल कैपेसिटी में काम करते हैं, जो अधिकृत हैं बाय लॉ, वह कोर्ट की डेफिनेशन में कवर होंगे। लेकिन अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में फंक्शन करते हैं, तब वह कोर्ट की जो डेफिनेशन है उसमें वह कवर नहीं होंगे। सबसेक्शन 6 क्या कहता है सेक्शन 2 का, डेथ। डेथ मीन्स द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। पकड़िए यहां पर, डेथ का मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग का डेथ होगा यहां पर। द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब इसका एप्लीकेशन है, यूज्ड फॉर, इसका इंटरप्रिटेशन देखिए, इसका यूज किस चीज के लिए। देखिए डेथ तो हुआ, लेकिन डेथ के बाद उसकी कैटेगरी है, कल्पेबल होमिसाइड है, क्या हुआ कानून की भाषा, कल्पेबल होमिसाइड है, या फिर वह मर्डर है, या फिर वह क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। यह 3 कैटेगरी हो गई। तो डेथ का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा स्पष्ट है कि डेथ मीन्स द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, दैट्स ऑल। अब बात है यहां पर सबसेक्शन 7 का। सबसेक्शन 7 कहता है आपको डिसऑनेस्टली। तो डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग ऑफ एन एक्ट, ध्यान से सुनिएगा, डूइंग ऑफ एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन। एक यहां पर पकड़िए, रॉन्गफुल गेन को पकड़िए, उसके बाद
टू वन पर्सन। अच्छा, डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग ऑफ एन एक्ट, एक ऐसा एक्ट, कौन सा एक्ट जो आपने पढ़ा था ना सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 में एक्ट पढ़ा था, एक्ट या फिर सीरीज ऑफ एक्ट। तो यहां पर एक एक्ट भी हो सकता है या फिर सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है, उसके माध्यम से एक व्यक्ति को अनैतिक लाभ दिया जाए, रॉन्गफुल गेन, लाभ दिया जाए। और जब किसी एक व्यक्ति को अनैतिक लाभ मिलेगा तो निश्चित तौर पर है किसी का हक मारा गया है, तो वही जिसका हक मारा गया है बेचारा, उसी को होगा रॉन्गफुल लॉस। इसलिए तो कहा गया an act with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। ठीक है सर, कैसे है समझ लीजिए। एक्स है कोई साहब, बड़े साहब हैं, ठीक है, कोई सरकारी योजना है, एक्स साहब को पावर है, ठीक है, सरकारी योजना है उसका लाभ देने का, साहब है भाई, हाकिम है। अब वाई और जेड दो लोग सामान्य से लोग हैं भाई। अब जेड जो है यह, इसको अगर जेड को देखा जाए तो जेड जो है वो अधिकृत है इस लाभ के लिए, उसको यह लाभ मिलना चाहिए, बेनिफिशियरी जेड है, इसको लाभ मिलना चाहिए सरकारी योजना का। लेकिन एक्स जो साहब हैं भाई, साहब तो साहब हैं, यह क्या किए, जेड को लाभ नहीं देकर जेड को जो लाभ मिलना चाहिए था, जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, इसका बेनिफिट इसको जो मिलना चाहिए था लाभ, यह वाई को दे दिए बेनिफिट। तो इसको क्या हो गया, इस बेचारे को, इसको हो गया, जेड को हो गया रॉन्गफुल लॉस, और इनको हो गया रॉन्गफुल गेन। इनको बेनिफिट हो गया, ये बल्ले बल्ले हो गई इनकी, तो इनको रॉन्गफुल गेन हो गया, ठीक है, और इनको बेचारा गरीब आदमी रॉन्गफुल लॉस हो गया। किसकी वजह से, इस एक्स की वजह से। एक्स ने क्या किया, एक्स ने एक एक्ट किया, क्या किया, डिसऑनेस्ट किया, डिसऑनेस्टली। कौन सा एक्ट, डिसऑनेस्टली एक्ट किया, विद द इंटेंशन, इंटेंशन के साथ किया, इसको रॉन्गफुल गेन दिया, इसको रॉन्गफुल लॉस दिया। चलिए, क्या कहते हैं, दुनिया में एक से एक खेल होता है और एक से एक खिलाड़ी भी हैं, इसलिए तो कानून है। अब सबसेक्शन 8 पे आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट। बहुत कुछ लिखा हुआ है, सिंपल समझा दूंगा। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर, डॉक्यूमेंट का मतलब एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब, ठीक है, कोई भी मामला होता है उस मामले को लेकर, ठीक है, चाहे वह कोई एग्रीमेंट हो दो लोग के बीच में, है ना, या फिर कोई चेक हो, या कोई रिटन डॉक्यूमेंट हो, कोई रिटन इंस्ट्रूमेंट हो, किसी उसमें कोई राइट किसी का क्रिएट होता हो, तो वो सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वह एक्सप्रेस फॉर्म में हो या फिर उसको डिस्क्राइब किया गया हो, किस चीज पर, या तो लेटर के माध्यम से, या किसी फिगर, किसी चित्र के माध्यम से, या किसी मार्क्स यानी निशान के माध्यम से, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज, या फिर इनमें से एक या दो तरीकों से, कि किस बात के लिए, इंटेंडेड टू बी यूज्ड, ताकि भविष्य में कभी आवश्यकता हो तो वह साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। भाई लिखित दस्तावेज क्यों बनता है, आपका सेल डीड क्या है, वो भी डॉक्यूमेंट है, सेल डीड क्या है, डॉक्यूमेंट है। क्यों बनाया जाता है सेल डीड, भाई कल को कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, केवाला जो होता है वो क्या है, वो भी डॉक्यूमेंट है। कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो कोर्ट में क्या है, उसको एविडेंस के तौर पर दिया जाएगा। दो लोग के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कल को विवाद होता है तो वह भी कोर्ट में वहां क्या किया जाएगा, एविडेंस के तौर पर दिया जाएगा। तो वही बात कहा गया है कि इट इज इमैटेरियल बाय व्हाट मींस अपॉन व्हाट सब्सटेंस। भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस माध्यम से, किसी इनमें से किसी भी माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से, मार्क्स के माध्यम से, किसी भी माध्यम से क्या किया जाएगा, इसको लिखा जाएगा, फॉर्म किया जाएगा, वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ, या तो देखिए जिस वक्त डॉक्यूमेंट तैयार किया था उस वक्त तो नहीं सोचा था कि भाई स्थिति होगी कोर्ट में जाना ही होगा, ऐसा तो नहीं, लेकिन एक सेफ साइड को देखते हुए क्या किया था, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है। क्यों, इट इज इमैटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सबस्टेंस द लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड, और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट और नॉट। बस एक कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंटिव मेजर के लिए दस्तावेज तैयार किया जाता है, दैट्स ऑल, और कोई बात नहीं। अब इलस्ट्रेशन पे थोड़ा सा और आ जाते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट क्या होता है। मैंने कहा ना, कोई भी चेक भी है आपका, वो भी डॉक्यूमेंट है। राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है वह भी आपका डॉक्यूमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं दो लोग के बीच में, विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट।
फिर चेक हो गया, चेक भी क्या, अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, चेक भी आपका दस्तावेज, डॉक्यूमेंट क्या है, दस्तावेज, वो भी दस्तावेज है, प्रूफ है। भाई आप सिक्योरिटी के रूप में भी किसी को चेक देते हैं, होता है ना। अब पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी भी क्या है, यह भी आपका डॉक्यूमेंट आता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से क्या करते हैं, आप किसी को अधिकृत करते हैं, है ना। अगर जैसे आजकल जमीन की खरीद बिक्री होती है, मालिक दिल्ली में रह रहा है, उसकी जमीन पटना में है या मुजफ्फरपुर में है, वह अपने किसी ऑथराइज्ड पर्सन को क्या करता है, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अधिकृत कर देता है कि भाई आप मेरे बिहाफ से जमीन की खरीद बिक्री कर सकते हैं। या बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कोई XYZ कंपनी है, उसके एक बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स, अब क्या है उनके पास टाइम नहीं है, वो अलग अलग अपने बिजनेस मीटिंग के लिए विदेश जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो उनके जो मैनेजर होते हैं क्या करते हैं, उनको पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अधिकृत कर देते हैं कि भाई कंपनी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी है उसका एग्जीक्यूशन है, कहीं लीज पर कोई लैंड लेना है, कुछ भी है, इस तरह के ऑफिशियल वर्क के लिए अधिकृत कर देते हैं, लीगल मैटर के लिए, कोर्ट में कोई लिटिगेशन है, तो ये अधिकृत कैसे होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से होता है, तो ये डॉक्यूमेंट है। या किसी प्रकार का कोई मैप या प्लान होता है, वह भी क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट में आएगा, ठीक है। मैप हो गया, प्लान हो गया, कोई आपका जैसे कोई बिजनेस प्लान है, वह भी क्या है, वो भी डॉक्यूमेंट है। कल को कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर एविडेंस के तौर पे आप दे सकते हैं। मैप होता है, नक्शा होता है, वह बहुत बड़ा एविडेंस होता है। फिर राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन इज ए डॉक्यूमेंट, कोई राइटिंग में डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शंस लिखा हुआ है ना, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश दिया हुआ है, तो वह भी आपके डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आता है। एक्सप्लेनेशन 2 देख लीजिए फिर, वट एवर इज एक्सप्रेस्ड, वही बात को कहा गया है, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से कहा गया ताकि कोई डाउट न रहे। वट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाई मीन्स ऑफ, वही आ गया, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन बाई मर्केंटाइल और अदर यूजेज shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks. The meaning of this section, although the same, may not be actually expressed. देखिए, यह तो जनरल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए बताया गया जो हमारे आम जीवन में होता है ना। ये सारी चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, चेक हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी हो गया, मैप प्लान हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन जब कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होता है, जो व्यापार होता है, उसमें भी क्या होता है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसमें भी क्या होता है कि भाई लोग क्या करते हैं, साइन लिख के और टू पे द होल्डर लिख के नहीं क्या करते हैं, सिर्फ पीछे साइन कर देते हैं। तो उसमें भी यह माना जाएगा कि भाई इसका मीनिंग वही हुआ जो जनरल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में होता है उसका मतलब वही हुआ। एज इट इज हमने नहीं लिखा है, लेकिन ये अंडरस्टूड, यही बात कहा गया है। इसी बात को इलस्ट्रेशन में यहां लिख दिया गया है, ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे में, मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज है ये, ठीक है, पर्ची बिल ऑफ एक्सचेंज है, यहां साइन करके नहीं लिखा, इसके पीछे लिख दिया है ना, इसके बैक साइड में। चेक में कैसे होता है, पीछे की तरफ भी लोग लिख देते हैं, तो उसके बैक में लिख दिया। और क्या लिख दिया, एक्सचेंज पेबल टू हिज ऑर्डर। द मीनिंग ऑफ द इंडोर्समेंट, तो इंडोर्समेंट दिया गया, जो अधिकृत किया गया है, वहां पर क्या लिखा है, एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल यूजेज, जो हमारा कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होता है उसमें, इज दैट द बिल इज टू बी पेड टू द होल्डर, बस यही बात कहा गया है। उसका मतलब यही है, द इंडोर्समेंट इज अ डॉक्यूमेंट, जो इंडोर्समेंट किया गया वो दस्तावेज है अपने आप में, एंड शैल बी कंस्टिट्यूट इन द सेम मैनर एज इफ द वर्ड्स पे टू द होल्डर। अब क्या वहां पे टू द होल्डर नहीं लिखा, वही मैंने कहा ना, क्या होता है भाई, बिजनेस ट्रांजेक्शन चल रहा है, उसमें जल्दबाजी में आदमी क्या करता है, कभी कभी चीजें रह जाती है, तो वहां क्या होता है, यहां पर नहीं लिखा गया ये चीज कि पे टू द होल्डर जो है, यह चीज नहीं लिखा गया, ठीक है, पे टू द होल्डर करके नहीं लिखा गया, सिर्फ क्या किया गया, उसके पीछे में सिर्फ साइन कर दिया गया। तो इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि जनरल कोर्स ऑफ जो ट्रांजेक्शन होता है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, उसमें ये चीज दोनों के बीच में क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो उसमें यह माना जाएगा कि यह जो चीजें जो यहाँ पर उसके बैक साइड पे साइन किया गया है, तो माना जाएगा कि इसका मतलब यह हुआ कि इट शैल बी कंस्टिट्यूट इन द सेम मैनर एज इफ द वर्ड्स, अगर ऐसा लिखा होता पे टू द होल्डर्स और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट हैड बीन रिटन ओवर द सिग्नेचर, साइन करके अगर ऊपर भी लिखा जाता तो पे टू द होल्डर, उसका वो भी वही मतलब है जो चेक, जो बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे लिख दिया गया है कि भाई साइन कर दिया, इसका मतलब यही है कि पे टू द होल्डर, ठीक है। तो यह भी आपका एक प्रूफ के तौर पर हो जाए कि भाई जनरल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन के तहत हमारे बीच में यही होता था और इसी तरीके से हम लोग काम करते थे। तो यह क्या होगा, यह भी एक दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और कभी डिस्प्यूट अराइज होगा तो यह एविडेंस के तौर पर न्यायालय में दिया जा सकता है। अब आता है सबसेक्शन 9, फ्रॉडुलेंटली। अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग। यहां पे पकड़िए, फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या हो गया, फ्रॉडुलेंटली का मतलब हो गया
इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। भाई अगर वो फ्रॉड करने के लिए ही कर रहा है और कोई इंटेंशन नहीं, एक होता है बाय मिस्टेक, तो दूसरी बात है, तो वही नॉट अदरवाइज का मतलब क्या हो गया, ड्यू टू मिस्टेक, नेग्लिजेंस हो सकता है। लेकिन वहां पर अगर उसका इंटेंशन है कि भाई नहीं फ्रॉड ही करना है, तब क्या होगा, दिस मीन्स अ फ्रॉडुलेंट एक्ट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक इंटेंशन टू डिसीव और चीट। भाई चीट करने के लिए, धोखा देने का अगर आपका इंटेंशन है, तब क्या होगा, कपल्ड विद अ डेलिब्रेट एक्ट टू गेन अनफेयर एडवांटेज और कॉज इंजरी, तब वो हमारे फ्रॉडुलेंटली की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि आपका इंटेंशन यहां पर क्या है, इंटेंशन है आपका टू गेन अनफेयर एडवांटेज और कॉज इंजरी, आपको नुकसान पहुंचाना है वहां पर। सबसेक्शन 10 क्या कहता है सेक्शन 2 का, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। देखिए जो जेंडर है ना, इस जेंडर में जो प्रोनाउन ही है, ही का वजह से लिखा था ना, ही शैल बी पनिश्ड फॉर ए मिनिमम टर्म ऑफ इतना एंड मैक्सिमम इतना लिखा था। तो ही का मतलब क्या हुआ, ही में सब शामिल है, ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वह मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या फिर ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। अब ट्रांसजेंडर क्या है, transgender shall have the meaning assigned to clause K of section 2 of the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019। इसमें अभी अमेंडमेंट भी हुआ, इसको लेके बहुत सारा भी जो प्रोटेस्ट भी हुआ था, इस पर भी मैंने अलग से आपके लिए एक लेक्चर ले रखा है, आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल लॉकुल पर जाइए, वहां पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। अब सबसेक्शन 11 गुड फेथ, गुड फेथ में क्या है, नथिंग इज सेड टू बी डन। गुड फेथ में यह बताया गया है कि क्या गुड फेथ नहीं है, nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and intention। भाई गुड फेथ में, गुड फेथ तभी माना जाएगा जब आप ड्यू केयर लेके चल रहे हैं, पूरी सावधानी के साथ उस काम को कर रहे हैं और आपका कोई वहां पर रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं है ना, आप तो वैसी स्थिति में गुड फेथ आपका कहलाएगा। लेकिन अगर आपका इंटेंशन क्या है, विदाउट ड्यू केयर और अटेंशन, विदाउट अटेंशन के अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तब आपका वो गुड फेथ में नहीं आएगा। तो यानी गुड फेथ के लिए क्या होना चाहिए, आपके द्वारा किया गया कोई भी अगर एक्ट है, कोई भी चीज आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या है भाई, आपको ड्यू केयर रखना है और पूरा प्रॉपर अटेंशन के साथ उस काम को करना है, तभी वो गुड फेथ की कैटेगरी में आएगा। उसके बिना क्या होगा, वो गुड फेथ कैटेगरी से बाहर हो जाता है वो चीज। ठीक है, इसलिए लिखा गया नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ, ऐसा कोई भी एक्ट वह गुड फेथ कैटेगरी में नहीं आएगा, वो गुड फेथ नहीं कहलाएगा, विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। अब वही बात करते हैं सबसेक्शन 12 की। तो गवर्नमेंट मीन्स बड़ा ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत ही ईजी सा डेफिनेशन है। सबसेक्शन 12, गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दैट्स ऑल। हार्बर की बात होती है, हार्बर क्या कहता है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस संहिता इट इंक्लूड्स द सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, उसको आप रहने के लिए घर दे रहे हो, भोजन दे रहे हो, फूड ड्रिंक मनी क्लोथ्स आर्म्स हथियार एमुनेशन मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, सारी सुविधाएं दे रहे हो, रहने के लिए घर दे रहे हो, भोजन दे रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, उसको हथियार मुहैया करा रहे हो, उसको मदद कर रहे हो। किस काम के लिए मदद कर रहे हो आप, टू इवेड एप्रीहेंशन फ्रॉम अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ चल रहा है ना, इलीगल एक्टिविटी में वो शामिल है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पर सुविधा मुहैया करा रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटी, इसी को कहा जाता है हार्बर। ठीक है, इसी को कहा जाता है हार्बर। सबसेक्शन 14 कहता है यहाँ पर इंजुरी को लेकर। इंजुरी का मतलब क्या है, क्या सिर्फ चोट लगना ही इंजुरी होता है क्या, क्या होता है इंजुरी मीन्स एनी हार्म, एनी हार्म, किसी तरह का हार्म, व्हाट एवर इलीगली, इलीगल तरीके से किसी को किया गया हार्म कहलाता है। बॉडी, शरीर पर कोई चोट है वह, माइंड, मानसिक तनाव किसी को दिया जाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, मेंटल क्रुएल्टी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उस पर किसी के रेपुटेशन, ठीक है, किसी के प्रतिष्ठा पर, किसी के सम्मान पर कोई अगर किसी प्रकार का कोई टिप्पणी हो, उसको नुकसान पहुंचाया जाए, तो रेपुटेशन भी शामिल होगा, उस पर नुकसान कोई पहुंचा, वो भी इंजरी में होगा। या प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी है, उसको इलीगल तरीके से उस पर कब्जा कर लिया, उससे उसको बेदखल कर दिया, यह सब कुछ क्या होगा, इंजुरी की डेफिनेशन में यह कवर होगा। इसीलिए कहा गया इंजरी मीन्स एनी हार्म, इंजरी मीन्स एनी हार्म व्हाट एवर इलीगली, इलीगल तरीके से, वो इलीगली होना चाहिए,
कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं यहाँ पर। वहीं बात करें इलीगल की, देखिए अभी इलीगली कर रहे थे, अभी इलीगल आ गया सबसेक्शन 15 में, क्या कहता है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इलीगल का मतलब हो गया इलीगल, लीगली बाउंड टू डू, शब्द को पकड़िएगा, इलीगल के डेफिनेशन में पहला लाइन लिखा है लीगली बाउंड टू डू, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस। जो यह इलीगल है ना, यह जो वर्ड इलीगल है इन सारी चीजों पर लागू होगा जो कि ऑफेंस की कैटेगरी में शामिल है। सब जो ऑफेंस है वह इलीगल है। या फिर विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या कोई ऐसा एक्ट जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, कानून के द्वारा क्या है उसे प्रोहिबिट किया गया, निषेध किया गया है उसको, यह एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन, ठीक है। या फिर वहां पर क्या है दीवानी मामला भी हो सकता है उस बात को लेकर, तो वह भी इलीगल है, किसी की प्रॉपर्टी आपने हड़प ली तो वहां दीवानी मामला भी चलता है सिविल कोर्ट में। एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी काम को करने के लिए लीगली बाउंड है, जैसे डॉक्टर है ना, वो लीगली बाउंड है ट्रीटमेंट करने के लिए अपने पेशेंट का, लेकिन वो अब ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, उस चीज के लिए वो लीगली बाउंड है, लेकिन वह क्या कर रहा है उस जिस बात के लिए वो लीगली बाउंड है वो काम नहीं कर रहा है, तब भी उसके द्वारा किया गया एक्ट क्या होगा, वह इलीगल एक्ट होगा। ये इसलिए कहा गया है a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit। अगर वो omit करता है, ऐसा omit का मतलब वह काम वह नहीं करता है, करने से मना कर देता है, छोड़ देता है, तब क्या होगा, तो वह भी आपका इलीगल एक्टिविटी में आएगा वह चीज। अ पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू एन एक्शन ऑफ फेलिंग टू परफॉर्म इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलीगल एक्ट। अगर जिस काम के लिए आप लीगली बाउंड है कि यह काम आपको करना है और उसको आप नहीं करते हैं, फेल टू परफॉर्म इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलीगल एक्ट, तब वह क्या हो जाएगा, एक इलीगल एक्ट हो जाएगा। अब सबसेक्शन 16 कहता है जज। जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज। जो कि जज मतलब क्या हो गया, जज मीन्स अ पर्सन, कैसे पर्सन, हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज एंड इंक्लूड्स, और कौन कौन शामिल होते हैं, हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, ठीक है, क्या है, कानून के द्वारा वो अधिकृत है, किस बात के लिए, इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, चाहे वह किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे वह सिविल हो, क्रिमिनल हो, अ डेफिनेटिव जजमेंट और ए जजमेंट विच इफ नॉट अपील्ड अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव, और a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive। और देखिए जज उन्हें भी कहा गया है जो कि कोई लीगल प्रोसीडिंग में वह होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर चाहे वह सिविल हो या क्रिमिनल मामले की सुनवाई हो, लीगल प्रोसीडिंग मतलब मामले की सुनवाई, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल हो, या उनके द्वारा कोई फैसला दिया जाए, और वह फैसला अगर अपील नहीं होता है या वो अपील होता भी है, उसके बाद अगर वो फैसला क्या होता है, कंफर्म किया जाता है और किसी अथॉरिटी के द्वारा, यानी अपीलाट कोर्ट के द्वारा वो फैसला रहा जाता, वह फैसला एज इट इज रहता है, चेंज नहीं होता है, तो वुड बी डेफिनेटिव, तो वो लोग भी क्या होंगे, जज की कैटेगरी में आते हैं। या फिर हु इज वन ऑफ ए बॉडी और पर्संस, हु इज वन ऑफ ए बॉडी और पर्संस विच बॉडी ऑफ पर्संस इज empowered बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट, यानी कि एक या एक से ज्यादा व्यक्ति, जैसे हमारे जजेस की बेंच होती है, ठीक है, तो वो भी क्या होते हैं, इसमें कवर होते हैं आपके जज की डेफिनेशन में, विच, क्योंकि इसमें कहा विच बॉडी ऑफ पर्सन इज empowered बाय लॉ टू गिव सच जजमेंट, उनमें फैसला सुनाने का अधिकार है। इलस्ट्रेशन में क्या कहा गया, अ मजिस्ट्रेट exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without अपील इज अ जज। एक मजिस्ट्रेट है, इसमें मजिस्ट्रेट को भी कवर किया गया, मजिस्ट्रेट है जिनको की अधिकार है, जुडिक्शन इस बात का, किस बात का जुडिक्शन है, कि उन्हें यह पावर है सजा सुनाने का या फिर फाइन देने का, या फिर विद और विदाउट अपील उनका, उनके द्वारा जो सुनवाई की जाती है, तो वह भी क्या कहलाएंगे, वह भी जज की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब यहां पर बात होता है लाइफ। सबसेक्शन 17 कहता है लाइफ मीन्स द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो लाइफ का मतलब क्या है
ह्यूमन बीइंग के लाइफ की बात। जैसे ही लाइफ शब्द आया, कोई पेड़ पौधा एनिमल कोई क्रिएचर नहीं, सीधे लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपियर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। लेकिन जनरल डेफिनेशन यही है कि लाइफ का मतलब स्टैंड्स फॉर लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान के जीवन की बात हो रही है यहाँ पर, उसके लाइफ की बात हो रही है। लोकल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे बिहार में है ना, लोकल लॉ का मतलब क्या, जैसे बिहार हो गया, बिहार में क्या है, रिवेन्यू कोर्ट्स है यहाँ पर, है ना। फिर जैसे DCLR के कोर्ट में क्या, रिवेन्यू जितने मामले होते हैं वहाँ पर क्या आपका रिवेन्यू लॉस है, तो वो लोकल लॉ होते हैं। फिर एक्साइज एक्ट है, शराबबंदी कानून के नाम से जो जाना जाता है पॉपुलरली, वह क्या है, वो भी लोकल लॉ है। किसी एक विशेष राज्य में, ठीक है, राज्य में कोई विशेष कानून जब बनता है उस राज्य को लेकर, तो वह लोकल लॉ कहलाता है। फिर मध्य प्रदेश का भी है, MPLRC है, मध्य प्रदेश लैंड रिवेन्यू कोड है, तो वहाँ का रिवेन्यू लॉ अलग हो गया। फिर मैन मीन्स, मैन का मतलब क्या होता है, सब सेक्शन 19 कह रहा है, मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग, कोई भी मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो या फिर कोई वयस्क हो या कोई बुजुर्ग हो, किसी भी एज के, वह जो अगर वह मेल है, ठीक है, मेल, सिर्फ मेल शब्द का इस्तेमाल किया गया, तब वह मैन के डेफिनेशन में वह कवर होगा। अब सबसेक्शन 20 क्या कहता है, मेंटल इलनेस की बात करता है। क्या कहता है, मेंटल इलनेस की। तो मेंटल इलनेस क्या होता है, मेंटल इलनेस shall have the meaning assigned to it in clause A of section 2 of the Mental Health Care Act 2017। ठीक है, ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही मैं अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसको समझ लेते हैं, जानना चाहिए आपको क्या कहता है यह। तो मेंटल इलनेस का मतलब वही होता है, इसका मतलब जो कि क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 2 किसके, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में इसको डिफाइन किया गया। क्या है, तो क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 डिफाइंस एन एडवांस डायरेक्टिव। इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं मेंटल हेल्थ को लेकर, ठीक है, मेंटल इलनेस को लेकर। इट मीन्स अ रिटन स्टेटमेंट क्रिएटेड बाय अ पर्सन, किस पर्सन के बारे के द्वारा, आउटलाइनिंग हाउ दे विश टू ट्रीट फॉर अ मेंटल इलनेस। अब किसी व्यक्ति को लग रहा है कि यार उसे मानसिक तौर पर वह क्या है, अस्वस्थ है, तो उसके द्वारा लिखित में दिया जाता है कि भाई मेरा इस तरीके से इलाज मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो उसके द्वारा जो लिखित में दिया जा रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है, और हाउ दे वांट टू मैनेज देयर ट्रीटमेंट, और किस तरीके से चाहते हैं उनका इलाज हो, तो ये सारी चीज़ें कवर होता है आपका मेंटल इलनेस में। तब ये समझा था कि भाई वो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से थोड़ा सा वो अस्वस्थ है, बीमार है, और कुछ नहीं है। शुड दे लूज द कैपेसिटी टू मेक डिसीजंस इन द फ्यूचर, से लगता है कि जो मेरी स्थिति वर्तमान में अगर उसका इलाज नहीं होता है तो भविष्य में मैं मतलब कुछ भी सोचने करने में असमर्थ हो जाऊंगा, मानसिक रूप से मैं अस्वस्थ पूरी तरीके से हो जाऊंगा, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसको लेकर अलग से एज पर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट में इन डिटेल सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये मेंटल इलनेस को लेकर है, इसलिए ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मंथ एंड ईयर, सबसेक्शन 21, वेयर एवर द वर्ड मंथ और द वर्ड ईयर इज यूज, इट इज to be understood that the month or the year is to be reckoned according to the Gregorian calendar। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का मतलब ये होगा, कुछ लोग इसको जॉर्जियन कैलेंडर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। यह जो जनरली जो हमारे आपके घर में कैलेंडर्स होते हैं ना, जैसे जैसे न्यू ईयर आप मनाते हैं 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को आप लास्ट जो आपका साल का दिन होता है, तो ये सारे जो कैलेंडर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हम लोग एक तिथि के हिसाब से होता है, वह फिर हिंदू तिथि के हिसाब से हो गया, वो अपना लोकल कैलेंडर हो गया। तो ये जो हमारे आपके घर में है, जो ऑफिशियल वर्क हो रहे हैं, सारी चीज़ें जो पूरा सिस्टम चल रहा है पूरा विश्व में कहीं भी, तो उसको कौन सा कैलेंडर है, तो ये कैलेंडर यही है, ठीक है, ये यही कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और इसी के हिसाब से मंथ एंड ईयर है, जो मंथ एंड ईयर का जिक्र इसलिए है कि भाई सवाल है, ठीक है, सवाल क्या है कि मान लीजिए किसी को पनिशमेंट दिया जाता है तो उसमें 3 साल का पनिशमेंट है तो कैसे काउंट होगा, या फिर मान लीजिए दिया जाता है कि भाई 30 दिन का समय दिया जाएगा, फिर प्रोक्लामेशन जारी होगा, ये सारी चीज़ें होती है ना, तो 30 दिन कैसे काउंट होगा, किस कैलेंडर के हिसाब से होगा, तो यही ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसे हम जॉर्जियन कैलेंडर भी कहीं कहीं कहते हैं। तो इस कैलेंडर के माध्यम से मंथ या ईयर आपका काउंट होता है। बस यही इसी टर्म को समझने के लिए कहा गया कि भाई ये मंथ और ईयर किस माध्यम से काउंट होगा, क्या इसका तरीका होगा, तो इस ग्रेगोरियन कैलेंडर के माध्यम से इसे काउंट किया जाएगा। अब आता है मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि आपका कहता है सबसेक्शन 2 कहता है कि भाई ये मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी, मूवेबल का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान उसको लाया जा सकता है, उसका मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन
एक्सेप्ट लैंड, जिसमें कि आपका कोई भी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी, कोई भी नेचर का प्रॉपर्टी हो सकता है, एक्सेप्ट लैंड यानी उसमें लैंड नहीं आएगा। एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, या फिर कोई ऐसी वस्तु जो कि जमीन से एकदम वो क्या हो, जमीन से पकड़ी हुई हो, ठीक है, तो वह इसमें शामिल नहीं होगा। अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, यानी इसमें यह बता दिया कि जो जो चीज अपनी जगह से नहीं हिलेगी, जमीन से पकड़ी, जमीन से पकड़ा हुआ वो चीज, जैसे कोई भवन हो गया, मकान हो गया, ठीक है, कोई पेड़ हो गया, इस टाइप से, तो वो सारी चीजें क्या है, वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। नहीं तो बाकी जितने भी कैटल हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, सारी चीजें हैं, ठीक है, वो आपके मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अब यहां पर सबसेक्शन 23 कहता है नंबर, नंबर को लेकर कहते हैं नंबर मींस अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर। देखिए नंबर के बारे में कहा गया कि जब नंबर की बात हो तो उसमें एक सिंगल नंबर भी हो सकता है और सिंगल से ज्यादा यानी प्लूरल नंबर भी उसमें हो सकता है, ठीक है। जैसे अ लॉ स्टेटिंग, किसी कानून में क्या, अ पर्सन हु कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश्ड ऑल्सो अप्लाइज टू अ ग्रुप ऑफ पीपुल कमिटिंग थेफ्ट टुगेदर। जैसे कानून में क्या लिखा होता है कि भाई सजा की बात होती है ना, उसमें क्या लिखा था, पर्सन का बात कहा था, ग्रुप ऑफ पर्सन कभी नहीं कहता है। अ पर्सन हु कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश्ड, तो इस पर्सन में क्या है, इस पर्सन में आपका ग्रुप ऑफ पर्संस भी शामिल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्संस भी है, वह भी यहां पर आपका शामिल है। तो इसीलिए कहा गया कि कोई ये जो सिंगुलर है, पर्सन क्या है, सिंगुलर टर्म है, तो इस सिंगुलर में आपका प्लूरल भी शामिल है। इट अप्लाइज टू अ ग्रुप ऑफ पीपुल कमिटिंग थेफ्ट, ग्रुप ऑफ पीपुल, एक से ज्यादा भी लोग हैं वो थेफ्ट कर रहे हैं, तो वह भी इस जो है इस एक्टिविटी में उनको शामिल किया जाएगा, ठीक है, इस क्राइम में वह भी शामिल होंगे। यानी ऐसा नहीं कि कहा जाए कि भाई यहाँ तो पर्सन को पनिशमेंट की बात हो रही हो, हम तो एक से ज्यादा है, हमारे पर तो लागू नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। कानून के तहत इसलिए कहा गया कि संख्या की जो बात है, जो नंबर की बात है, उसमें क्या है, सिंगुलर नंबर, एक व्यक्ति क्राइम करेगा वो भी अपराध कर रहा है, एक से ज्यादा भी करेगा, ग्रुप ऑफ पर्सन भी क्राइम करेंगे तो वह भी इसमें शामिल होंगे। इसीलिए कहा गया कि नंबर इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ पर्सन ऑल्सो, यानी अगर बात नंबर की हो रही है तो सिंगल अगर है, कोई सिंगल नंबर है एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप ग्रुप की भी बात हो गई, मोर देन सिंगल की, सिंगल जो है मोर देन सिंगल हो जाएगा वो, ठीक है, यानी एक से ज्यादा भी अगर व्यक्ति है तो वो भी इसमें शामिल होगा। सबसेक्शन 24 क्या कहता है, ओथ, ओथ की बात करता है। ओथ क्या है, ओथ इंक्लूड्स अ सोलमन एफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in court। कोर्ट में देखते हैं ना गवाही एविडेंस होता है तो वहाँ ओथ लिया जाता है, ओथ कमिश्नर, या फिर आप एफिडेविट बनवाते हैं तो ओथ कमिश्नर के सामने होता है, तो ये सब कुछ क्या है, यही ओथ के डेफिनेशन के तहत कवर होता है, यही ओथ है आपका, ठीक है। अब जैसे कि आप देखते हैं मुख्यमंत्री भी होते हैं, वो भी शपथ लेते हैं, लोकसभा के मेंबर होते हैं, विधानसभा के मेंबर होते हैं, हर कोई अपना शपथ लेते हैं, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी शपथ लेते हैं, तो हर किसी के अपनी का शपथ लेने का अपना अपना फॉर्मेट है और ये जरूरी है। ठीक उसी तरीके से अगर बात किया जाए प्रूफ का, बात किया फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ, या फिर चाहे वो कोर्ट में हो या कोर्ट में नहीं हो, कोर्ट में होगा, कोर्ट में जो गवाही होती है वहां भी ओथ लेना है, कोर्ट के बाहर जैसे आप एफिडेविट देते हैं, शपथ पत्र देते हैं, तो शपथ पत्र का मतलब ही क्या, ओथ है आपका। तो ये सारी चीजें जो भी प्रक्रिया होती है ये ओथ के तहत कवर होता है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका सबसेक्शन 25। तो सबसेक्शन 25 क्या कहता है, ऑफेंस की बात करते हैं। पूरा डेफिनेशन बता देता हूँ, लेकिन इसका निचोड़ इतना सिंपल है, आप खुद कहिएगा इतना बड़ा कैसे है ये। पहले पूरा डेफिनेशन देख लीजिए। ऑफेंस एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन सब क्लॉजेज ए एंड बी, द वर्ड ऑफेंस मीन्स एन एक्ट मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता, बट ए इन चैप्टर 3 एंड इन द फॉलोइंग सेक्शंस, namely subsection 2, 3, 4 and 5 of section 8, sections 10, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 130, 140, 117, subsections 7 and 8 of section 125, 217, 224, 225, 234, 242, 244, 245, 253, 254, 255, 256, 257, subsections 6 and 7 of section 306 and clause B of section 324, the word offense means a thing punishable under this Sanhita or under any special law or local law, and clause B in sections 183, 205, 206, 230, 233, 243, 247 and 323, the word offense shall have the same meaning when the act punishable under the special law or local law is punishable under such law with imprisonment for a term
फॉर ए टर्म 6 months और मोर वेदर और विदाउट फाइन। अब मैं बताता हूँ, ये सारी राम कहानी सुन ली आपने, अब सुनिए मेरी कहानी। यह क्या है आपका, यह जो अंडर सेक्शन 2 का जो है सब सेक्शन 25 में ऑफेंस को डिफाइन किया गया। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए चार्ट बना के रखा है, इसको देखिए, दिख रहा है ना प्रॉपर। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ इसको, इसको देखिए, सब समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, पूरी थ्योरी बता देता हूँ। देखिए सर, ये क्या कहता है, ऑफेंस इज एनी एक्ट और ओमिशन। ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस क्या है, ऑफेंस है आपका, एन ऑफेंस इज एनी एक्ट, कोई भी एक्ट या ओमिशन मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता, जिसके लिए इस कानून के तहत सजा का प्रावधान दिया गया। जनरल डेफिनेशन यही है कि कोई भी आप एक्ट करते हैं, यानी कोई भी ऐसा काम करते हैं, कोई भी ऐसा कृत करते हैं, या फिर कोई ऐसा काम लीगली आपको करना था वो आप नहीं करते हैं, है ना, नहीं करते हैं, तो उसके लिए अगर सजा है संहिता में तो वह भी आपका ऑफेंस होगा। पहली बात, उसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए तो ऑफेंस होगा, पहली बात। दूसरी बात, जनरल मीनिंग, एन एक्ट और ओमिशन पनिशेबल अंडर द भारतीय न्याय संहिता। पहला तो यह हो गया, जनरल डेफिनेशन है कि भाई कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन आप करते हैं जिसके लिए बीएनएस में पनिशमेंट है तो वह भी ऑफेंस होगा। अब स्पेशल और लोकल लॉ, इट इंक्लूड्स ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर स्पेशल और लोकल लॉ। इसके साथ ही इस संहिता में तो जो अगर आप ऑफेंस करते हैं और उसके लिए पनिशमेंट है तो उसके लिए तो प्रावधान दिया ही गया है। कोई अगर आप एक्ट करते हैं, ऑफेंस होता है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर वैसे अपराध जो कि कोई स्पेशल लॉ, कोई विशेष कानून या फिर लोकल लॉ, जैसे बिहार का एक्साइज एक्ट हो गया, उसमें अगर कोई अपराध करते हैं, स्पेशल लॉ आपका पॉक्सो एक्ट हो गया, उसमें अगर कोई आप अपराध करते हैं, ठीक है, उसमें कोई आप एक्ट करते हैं तो वह भी ऑफेंस होगा, उसके लिए भी आपको पनिशमेंट मिलेगा। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सेक्शन है, वही सेक्शन का पूरा लिस्ट यहाँ बन गया आपका। देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा जो लिस्ट बन गया 183, 205, 206, यही दिया हुआ है। देखिए 183, 205, 206 एंड सो ऑन, ये सारे जो दिए हुए हैं 233, 243, 247, 323, ये कौन से ऑफेंस है जिसमें कि 6 महीना या उससे ज़्यादा का सजा होता है, तो वैसे भी आपके वो भी आपके ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, बस, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं था, बस इसको बड़ा कर दिया गया, दैट्स ऑल। ये सभी आपके, ये सारे एक्ट, यानी कि आपके इस पे जो एक्ट को लेकर भारतीय न्याय संहिता में पनिशमेंट दिया गया है, जिस एक्ट या ओमिशन को लेकर, वो भी आपका ऑफेंस होगा। कोई स्पेशल लॉ है या कोई लोकल लॉ है, उसके द्वारा भी कोई ऐसा एक्ट है जिसको लेकर पनिशमेंट की बात कही गई है, वह भी ऑफेंस होगा। या किसी स्पेशल या लोकल लॉ में 6 महीने तक की सजा है, या उसमें फाइन की भी बात कही गई है, जुर्माने की भी बात कही गई है, तो वह भी आपका ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, और उसी को लेकर सेक्शन यहां पर दे दिया गया, और कोई बात नहीं है सर। omission means a legal omission as well as a series of omission। सिंगल ओमिशन का मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल ओमिशन भी होगा आपका, ठीक है। ओमिशन का मतलब एक सिंगल भी ओमिशन होता है आपसे, अगर एक चूक भी आपसे होती है, ठीक है, या फिर सीरीज ऑफ ओमिशन, या एक से ज्यादा बार भी आप चूक करते हैं, तो वह कहलाएगा आपका ओमिशन। यह नहीं कि एक बार आपसे चूक हुई तो आपको माफ कर दिया जाएगा, या एक चूक हुई और सीरीज उसके अलावा भी आपने कई सारी गलतियां की हुई हैं तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, नहीं, सारा चीज काउंट होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई मेडिकल ऑफिसर है, ठीक है, अब उसका काम क्या है कि भाई कोई पेशेंट आता है तो उसको ट्रीटमेंट करना। अब क्या हुआ, ट्रीटमेंट नहीं किया, उसको पता है कि उसको इंजेक्शन देना, इंजेक्शन नहीं दिया। फिर उसको क्या था, उसको पानी चढ़ाना था, वह नहीं दिया। फिर क्या था, उसका ब्लड था, उसका जांच के लिए उसको भेजना था, वह भी नहीं किया। या फिर पैथोलॉजी का रिपोर्ट था, वो भी उसको देखना था, ठीक है ना। फिर उसका कोई मेडिकल रिपोर्ट आना था, वो देखना था। तो लगातार वो क्या किया जा रहा है, ओमिशन किया जा रहा है। यह काम करना था, नहीं करना। ओमिशन का मतलब क्या है, जो आपको लीगली करना चाहिए था वो आपने नहीं किया। एक्ट का मतलब तो होता है ये चीज किया तब अपराध है, एक्ट का मतलब कुछ किया तब अपराध है। ओमिशन का मतलब आपने नहीं किया तब वो अपराध है। नहीं करने, आप कहिएगा सर नहीं करने पर क्या, हमने कुछ किया ही नहीं तो अपराध कैसे होगा। तो यही आपने नहीं किया, भाई कोई मेडिकल ऑफिसर आप हैं, आपने ट्रीटमेंट नहीं किया, आपने उसको मुंह से खून आ रहा था, उसका ब्लड जांच के लिए नहीं दिया, उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, उसको आईसीयू में भेजना था, आपने वहां रेफर नहीं किया, या उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए था, वहां आपने नहीं किया, तो ये क्या है, तो ये आपका हो गया मेडिकल नेग्लिजेंस में आता है, और ये आपका ओमिशन के कैटेगरी में आ गया। तो ये सिंगल
ओमिशन या फिर सीरीज ऑफ ओमिशन, ये सब कुछ आपका ओमिशन की कैटेगरी में आएगा। यही बात कहता है सबसेक्शन 27। सबसेक्शन 27 क्या कहता है? 26 तो हो गया। सबसेक्शन 27 कहता है पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी। पर्सन में क्या है? कोई भी कंपनी या एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये सब कुछ शामिल है। बस पर्सन की डेफिनेशन में यही है। यानी पर्सन में आपका आर्टिफिशियल पर्सन भी शामिल है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? यही यही जो कंपनी है, एसोसिएशन है, एसोसिएशन कोई संगठन, लोगों का ग्रुप ऑफ पर्सन, है ना? या फिर आपका कोई कंपनी है तो कंपनी को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं ना। XYZ कोई कंपनी है तो आर्टिफिशियल पर्सन है, या कोई संगठन है, एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो सारी चीज़ें बॉडी ऑफ पर्सन है, ठीक है। चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी? वो आपके पर्सन की कैटेगरी में आएगा। फिर पब्लिक, पब्लिक का मतलब क्या होता है? तो सबसेक्शन 28 कहता है पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। ये नहीं कि किसी विशेष वर्ग की बात हो रही। पब्लिक का मतलब कोई विशेष वर्ग नहीं, सब वर्ग के, सब धर्म के लोग शामिल है, हर समाज के, हर वर्ग के कैटेगरी के लोग इसमें शामिल है, वो पब्लिक की डेफिनेशन में आएंगे। इसको कहा जाता है आम जनता, आम पब्लिक। पब्लिक सर्वेंट क्या है? तो सबसेक्शन 29 इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। सबसेक्शन 29 कहता है पब्लिक सर्वेंट मींस अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस, नेमली एवरी कमीशन्ड ऑफिसर्स इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। कोई भी कमीशन्ड ऑफिसर है जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है। या फिर क्या कहता है आपका? फिर एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन empowered by law to discharge whether by himself or as a member of any body of person or adjudicatory functions, यह भी आपके पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। या फिर एवरी ऑफिसर इंक्लूडिंग अ liquidator, receiver or commissioner whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process को भी एग्जीक्यूट कराने जाते हैं, या फिर उसको एडमिनिस्टर ओथ करवाते हैं, या और टू इंटरप्रेट और to preserve order in the court, and every person especially authorized to perform any of such duties, वह भी आपके पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। फिर एवरी असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट, और ठीक है, या पब्लिक सर्वेंट, या तो कोर्ट को कोई भी मेंबर है पंचायत के जो कि असिस्ट करते हैं कोर्ट को या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट को, तो वह भी आपके पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएंगे। जो आर्बिट्रेटर है या अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी, वह भी आपके पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस, कोई किसी ऑफिस में है, बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, वह भी क्या होंगे? वह भी जैसे पुलिस हो गया, है ना, तो यह आपके पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। फिर एवरी ऑफिसर of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice or to protect the public health safety। इसमें पूरा आपका जनरल गवर्नेंस आ गया, पुलिस आ गया, फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, इसमें आपका कोर्ट भी शामिल हो गया। ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट में दिया गया। फिर 8 पॉइंट क्या है आपका? 8 पॉइंट है आपका एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और टू मेक एनी सर्वे, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और टू एग्जीक्यूट एनी रिवेन्यू प्रोसेस। जितने भी रिवेन्यू अथॉरिटी है आपका, जितने ब्लॉक लेवल पे जो लोग काम करते हैं, उन्हीं को लेकर बात कहा गया है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई जैसे जमीन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज की कस्टडी रखते हैं, वो सब कुछ आपके क्या होंगे? उसका प्रोटेक्शन करेंगे, गवर्नमेंट इंटरेस्ट में प्रोटेक्शन करेंगे, सारी चीज़ें। यह आपको पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में ये लोग आते हैं। फिर क्या है? 9 पॉइंट है आपका एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी। किस तरह की प्रॉपर्टी? तो वैसी सारी प्रॉपर्टी जो है कि सर्वे, असेसमेंट और लेवी एट रेट ऑफ टैक्स, जो भी लगान की बात होती है, लगान वगैरह लिया जाता है, सारा चीज़ आपसे टैक्स लिया जाता है, वह विलेज, टाउन या डिस्ट्रिक्ट का, और टू मेक, ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर द असर्टिंग ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। ये सारे जितने भी रिवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, ये सब आपको पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। फिर एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एंड इलेक्टोरल रोल, जो भी इलेक्शन कमीशन का काम है, ये सारी चीज़ें जो भी होती है इलेक्शन के वक्त, ये सब कुछ आपके पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। फिर पॉइंट नंबर 11 क्या? एवरी पर्सन, कौन से? इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि देखिए कितना ब्रॉड है, सब कुछ नहीं बचा, इतना ब्रॉड डेफिनेशन है, जो कि सरकार के क्या है? सर्विस या पेपर हैं, वह भी पब्लिक सर्वेंट होंगे। रेमुनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट, वह लोग भी शामिल हैं, ठीक है। इन द सर्विस और पे ऑफ ए लोकल अथॉरिटी के अगर सर्विस या पेपर भी है, तो वह भी क्या है?
आप जो इनको परिभाषित किया गया क्लॉज 31 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, अ कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल और स्टेट एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 45 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यह सभी लोग आपके पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। ठीक है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन, पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन मेड इन दिस क्लॉज आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। या जितने भी आपको मैंने एग्जांपल बताए हुए हैं सारी चीज़ें अलग अलग कैटेगरी, इनका अपॉइंटमेंट भले सरकार के द्वारा किया गया है और न किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी अगर होते हैं, लेकिन ये ड्यूटी अगर डिस्चार्ज करते हैं तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। एवरी पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट, वॉट एवर लीगल डिफेक्ट देयर मे बी इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन इज ए पब्लिक सर्वेंट। कई बार क्या होता है कि किसी पब्लिक सर्वेंट को ये कुछ अधिकार मिले होते हैं, कुछ अधिकार उससे नहीं मिले होते हैं, लेकिन उससे उन्हें लगता है ऐसा कि यह भी उनके अधिकार क्षेत्र में है और वह ड्यूटी डिस्चार्ज वह करते हैं। फिर भी वैसी स्थिति में भी भले उन्हें वह इस काम के अधिकृत हो या ना हो, लेकिन उस दौरान भी वह पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। फिर इलेक्शन, इलेक्शन मीन्स एंड इलेक्शन को लेकर जो बात कहा गया है आपका, इलेक्शन मीन्स क्या, इलेक्शन मीन्स फॉर द पर्पज an election for the purpose of selecting members of any legislative, municipal or other public authority or of whatever character, the method of election to which is by or under any law for the time being for the election को लेकर बताया गया। यहाँ जो इलेक्शन की जो बात हुई है ना, इलेक्शन कमीशन को लेकर, तो इलेक्शन को लेकर ये बताया गया कि भाई इलेक्शन जो आपका लेजिस्लेटिव के लिए होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन होता है आपका, या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी को लेकर इलेक्शन होता है, तो उसमें यह सारी चीज़ें जो एक्टिविटी इलेक्शन चुनाव को लेकर होती है वो आपकी इलेक्शन की कैटेगरी में आता है। इलस्ट्रेशन, अ म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। जो आपका म्यूनसिपैलिटी के कमिश्नर होते हैं वह भी क्या होते हैं, आपके पब्लिक सर्वेंट होते हैं। जनरली ये लोग आईएएस होते हैं या फिर पीसीएस ऑफिसर होते हैं। अब अगर बात करें सबसेक्शन 30 की, तो रीजन टू बिलीव, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, पब्लिक सर्वेंट की तरह ये भी रीजन टू बिलीव। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई ठोस कारण है, कोई रीजनेबल ग्राउंड है कि भाई यह चीज वाकई में यह चीज ऐसा है, उसके पास एक ठोस आधार है। अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव, उसके पास कोई ठोस कारण है, कोई रीजन है, और उसके पास सफिशियंट क्या है, सफिशियंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। उसके पास प्रॉपर क्या है, प्रॉपर उसके पास यह आधार है कि यह चीज वाकई में, अगर मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं या किसी बात को लेकर मैं कह रहा हूं तो यह वही चीज है और इसके लिए मेरे पास एक ठोस आधार है ना। कोई मान लीजिए कोई इंसिडेंट है, कोई वाक्य है, तो उसको लेकर उसके पास कोई साक्ष्य है, कोई आधार है, तो आधार क्या, उसके पास कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, कोई ऐसा दस्तावेज है, तो उस आधार पर वो कहेगा कि भाई रीजन टू बिलीव, तो मेरे पास ऐसा बिलीव करने का है, यह मानने का मेरे पास एक रीजन है, मेरे पास एक कारण है। ठीक है। अब स्पेशल लॉ की बात, तो स्पेशल लॉ देखिए मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी विशेष समुदाय को लेकर जैसे कोई कानून बनता है ना, किसी विशेष वर्ग को लेकर कानून बनता है तो वो आपका स्पेशल लॉ होता है। जैसे SC/ST एक्ट हो गया, वो क्या आपका स्पेशल लॉ है। ठीक है। फिर आपका आ गया सबसेक्शन 32 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स अ डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा दस्तावेज विच इज और परपोर्ट्स टू बी और डॉक्यूमेंट वेयर बाई एनी लीगल, जिससे कि क्या उस दस्तावेज से कोई लीगल राइट क्रिएट हो या किसी राइट का क्या किया जाए, उसको एक्सटेंड किया जाए, उसका विस्तारीकरण किया जाए, या किसी को ट्रांसफर किया जाए राइट, या किसी के राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, या किसी के राइट को खत्म किया जाए, एक्सटिंग्विश किया जाए, या फिर उसको रिलीज किया जाए, मुक्त किया जाए। और वेयर बाई एनी पर्सन एक्नॉलेज दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी और हैज नॉट अ सर्टन लीगल राइट, या तो उसकी यह लीगल लाइबिलिटी है किसी काम को करने के, उसकी लीगल उसका दायित्व है कानूनी तौर पे, या फिर कोई सर्टेन लीगल राइट उसके पास नहीं है। तो इस तरह के जो भी दस्तावेज बनते हैं उससे हम क्या कहते हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं। आपका सेल डीड हो गया, गिफ्ट डीड हो गया, है ना, यह सब विल हो गया, वसीयत जिसे कहते हैं आप, ये सब कुछ क्या आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी होता है। इससे किसी का राइट क्रिएट होता है, किसी का राइट एक्सटिंग्विश होता है, पार्टीशन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। ठीक है। उसके बाद फिर आपका इलस्ट्रेशन के माध्यम से मुझे ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज एज द इफेक्ट ऑफ हिज एंडोर्समेंट इज टू ट्रांसफर द राइट टू द बिल टू एनी पर्सन हु बिकेम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट। जैसे होता है कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, ए ने लिख दिया बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे कि भाई जो इसका लॉफुल होल्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, क्या है, उसे ही अधिकार है, ठीक है, उसे ही अधिकार है उस बिल ऑफ एक्सचेंज का, यानी कि उसे ही उसके उस बिल ऑफ एक्सचेंज में जो अमाउंट लिखा गया है
ठीक है, उसका पैसा जो है, उसका जो पेमेंट होगा, उसका जो भुगतान होगा बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से इसके लॉफुल होल्डर को होगा। ठीक है, और ये इंडोर्समेंट करके और वहाँ पे सिग्नेचर कर देगा वो, तो ये हो जाएगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगा, एक दस्तावेज यहाँ पर तैयार किया गया। अब यहाँ पर है आपका सबसेक्शन 33। सबसेक्शन 33 क्या कहता है? वेजल की बात करता है। वेजल मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। यही वेजल का बात है। जो नाव होता है, ठीक है ना, तो इधर से उधर जो नाव से जाते हैं आप, ठीक है, तो उसी को वेजल कहा गया है। ठीक है, तो वेजल मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर। ठीक है, नदी हो गया, ठीक है, समंदर हो गया, तो इसमें क्या है कि इस माध्यम से लोग का आना जाना है ना, लोग आते हैं। और एक मालवाहक जहाज होता है। एक तो होता है भाई पैसेंजर है कि लोग उस जहाज से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर तो यहाँ ह्यूमन बींग भी आ गए, या फिर कोई प्रॉपर्टी, जैसे कि अभी आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज से क्या है, तेल आ रहा है, तो उस पर क्या है, तेल आ रहा है, यानी तेल क्या आपका प्रॉपर्टी में आ गया। या लोग का आना जाना होता है, टूरिस्ट जाते हैं, जहाज से जाते हैं वेजल के माध्यम से, तो ये ह्यूमन बींग, तो ये वेजल की डेफिनेशन में कवर होता है। वॉलेंटरली, सबसेक्शन 34, अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलेंटरली व्हेन ही कॉजेज इट बाय मींस ऑफ वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट। स्वेच्छा से, वॉलेंटरली का मतलब स्वेच्छा से, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अगर काम किया जा रहा है तो बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से किया जा रहा है। एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दीज मीन्स ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट। भी वही कहा ना, बिना किसी दबाव के, अपनी स्वेच्छा से, किसी के दबाव में नहीं आकर अगर उसके द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है तो वही कहलाएगा, वॉलेंटरली कहलाएगा। इलस्ट्रेशन, ए सेट्स फायर बाय नाइट to an inhabited house in a large town for the purpose of facilitating a robbery and thus causes the death of a person. Here, A may not have intended to cause death and may even be sorry that death has been caused by his act. Yet, if he knew that he was likely to cause death, he has caused death voluntarily. देखिए यहाँ पर क्या है, अपनी स्वेच्छा से ए ने क्या किया, कि आग लगा दिया रात में। ठीक है, अब उससे क्या हुआ, जिस जहाँ पर लोग रहते थे, है ना, निवास करते थे, वहाँ पर एक लार्ज टाउन एरिया, घनी आबादी है, किस बात के लिए, तो भाई ताकि वहाँ पर रॉबरी हो, है ना। अब लेकिन उसको था कि रॉबरी, लेकिन उसको यह भी पता था कि रॉबरी में तो वो असिस्ट कर रहा है, लेकिन भाई आग लगा रहा है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो उसे यह भी पता है कि मैं आग लगाऊंगा तो उससे लोग मर भी सकते हैं। लेकिन अब उसका कहना है ए का भले इंटेंशन न हो मारने का, किसी को जान से मारने का उसका नियत न हो, सिर्फ उसका इंटेंशन था रॉबरी करवाने का, उसके लिए उसे दुख भी है, अफसोस भी भले है, भाई इस वजह से लोग की मृत्यु भी हो गई, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? कि भैया आप भले इस बात को समझते ना हो, या समझ के भी आप अनजान बन रहे हैं, लेकिन आपने स्वेच्छा से किया ना ये चीज, आग लगाई आपने, लोग मर गए, तो माना जाएगा कि आपके द्वारा क्या किया गया, आपके द्वारा जो है इन सारे लोग का जो डेथ है वो डेथ वॉलंटरली किया गया, स्वेच्छा से किया गया, ये माना जाएगा। ठीक है, अब आपका सबसेक्शन 35 की विल मीन्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। विल, अभी जो वसीयत की हमने बात की थी ना थोड़ी देर पहले, तो यही क्या है, विल भी क्या है आपका, तो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब इससे किसी का राइट क्रिएट होता है, ठीक है, और किसी का राइट एक्सटिंग्विश होता है, किसी का राइट खत्म होता है। अब सबसेक्शन 36 कहता है वुमेन। वुमेन मीन्स अ फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज। जिस तरह मैन का था कि मेल ऑफ एनी एज, इसमें एक बच्चा भी हो सकता है, एक वयस्क भी हो सकता है, एक बूढ़ा भी हो सकता है, तो यहाँ वुमेन में भी क्या है, ऑफ एनी एज, छोटी सी बच्ची भी हो सकती है, ठीक है, एक लड़की भी हो सकती है, एक बुजुर्ग महिला भी हो सकती है, किसी भी उम्र की वुमेन हो सकती है, फीमेल ह्यूमन बींग। ठीक है, अब बात करते हैं रॉन्गफुल गेन। सबसेक्शन 37 में बात करता है रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन मीन्स गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी। अनलॉफुल तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी आप अर्जित करते हैं, कोई भी संपत्ति आप अर्जित करते हैं, टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगल, जिस व्यक्ति के द्वारा उस प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाता है इलीगल तरीके से, जिसके लिए वह व्यक्ति क्या है, अधिकृत नहीं है, यानी उसका उस पर कोई हक नहीं था, लेकिन फिर भी क्या करता है, वह गलत तरीके से उस संपत्ति को हथियाता है, तो इसको कहा जाता है रॉन्गफुल गेन। ठीक है, अब रॉन्गफुल लॉस का मतलब ठीक इसका उल्टा उल्टा। रॉन्गफुल लॉस मीन्स द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स, लॉस हुआ है, किसको रॉन्गफुल लॉस हुआ है, मीन्स ऑफ विच द पर्सन लूजिंग इट, जो कि लीगली एंटाइटल था। जैसे एक्स है, एक्स क्या है, अपराधी किस्म का व्यक्ति है, और संपत्ति वाई की है, तो वाई की संपत्ति पर वह कब्जा कर लेता है गलत तरीके से, तो गलत तरीके से उसने कब्जा किया, तो उसको क्या हुआ, रॉन्गफुल गेन हो गया। जैसे कब्जा किया एक्स ने वाई की प्रॉपर्टी पर, तो उसको तो गेन हो गया एक्स को, लेकिन वाई क्या हुआ, वाई जो उसका सही मायने में अधिकृत तरीके से जो उसका लीगल ओनर था उसका, उसको क्या हुआ, उसके पोजीशन से, वो उसके कब्जे से क्या हुआ, एक्स ने प्रॉपर्टी हथिया लिया, तो लॉस क्या हुआ, यहाँ पर वाई को रॉन्गफुल लॉस हो गया। तो यही रॉन्गफुल लॉस आपको वाई को हुआ कि उसकी प्रॉपर्टी को दूसरे ने अपने कब्जे से ले लिया।
इसीलिए wrongful loss means the loss by unlawful means, unlawful means क्या है, जबरदस्ती x के द्वारा कब्जा किया गया y की प्रॉपर्टी, टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली एंटाइटल। तो y इसका क्या था, लीगली एंटाइटल था, उस पर कब्जा कर लिया x ने, और x को क्या हुआ, x को हो गया wrongful गेन हो गया, और y को क्या हो गया, तो wrongful लॉस हो गया। अब गेनिंग, सबसेक्शन 39 कहता है गेनिंग wrongfully, लूजिंग wrongfully। अ पर्सन इज सेड टू गेन wrongfully व्हेन सच पर्सन रिटेन्स wrongfully। किसी भी चीज को क्या किया उसने, wrongful तरीके से उसने गेन किया, उस पर कब्जा किया और उसे अपने कब्जे में रखा। रिटेन का मतलब अपने कब्जे में रखा हुआ गलत तरीके से। एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स wrongfully, और उस चीज को गलत तरीके से उसने एक्वायर भी किया है। अ पर्सन इज सेड टू लूज wrongfully व्हेन सच पर्सन इज wrongfully केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए बेचारा वाई है, यही वाई है, इसको उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल भगा दिया, तो यह क्या है, तो यह यहाँ पर हो जाएगा आपका लूज wrongfully। वाई की सिचुएशन क्या है कि ही लूजेज हिज प्रॉपर्टी wrongfully, किसके द्वारा, एक्स के द्वारा। एक्स इस पर कब्जा कर लिया तो वो wrongfully गेन कर लिया एक्स ने, ठीक है। और वाई क्या है, वह wrongfully यहाँ पर लूज करता है अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है। और फॉर दैट रीजन इज wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property। वैसे सिचुएशन में क्या होता है आपका, गेनिंग wrongfully और लूजिंग wrongfully की यह सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब लास्ट जो आपका सबसेक्शन है 40, ये काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन है, क्लैरिफिकेशन है। सबसेक्शन 40 कहता है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट, ऐसे वर्ड या ऐसे एक्सप्रेशन जो कि यूज किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता में लेकिन डिफाइन नहीं है, बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता, बट डिफाइंड इन द, लेकिन उनको हो सकता है कि आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो डेफिनेशन दी गई है उसका मीनिंग भी यही होगा। अगर यहाँ नहीं है परिभाषित तो इसका मीनिंग हम कहाँ से ले सकते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से ले सकते हैं या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से ले सकते हैं। एंड शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट एक्ट एंड संहिता। इस एक्ट में अगर यहाँ कोई वर्ड या एक्सप्रेशन बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में इस्तेमाल किया गया लेकिन उसको परिभाषित नहीं किया गया है, तो उस वर्ड या उस एक्सप्रेशन का मीनिंग आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के डेफिनेशन में जो दिया गया वही होगा या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो दिया गया वही होगा। दैट्स ऑल। ये पूरा आज का आपका सेशन था। सेशन थोड़ा सा लंबा था और थोड़ा सा रिदम मैं वहाँ रिदम थोड़ा सा मैंने फ्लो लिया है जो कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने भी की एस्पेक्ट हैं उस पर मैंने इन डेप्थ एनालिसिस कर आपको समझाने का प्रयास किया। फिर भी कोई डाउट होता है, कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होकर डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है लॉपुन का अपना, वहाँ आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।